हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। दोस्तों, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसमें से हम फैक्ट्स निकालेंगे जो प्रीलिम्स के हिसाब से, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें से हम जो भूल जाते हैं। हम पाषाण काल, मध्यकाल, आकेटक संग्रह, इन जो भी क्वेश्चन इधर से बनते हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन इधर से बनते हैं, हमारे दिमाग में हम बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज ऐसा पढ़ने वाले हैं कि कभी दिमाग से निकले ही ना। और दोस्तों, हम इसमें से क्या करेंगे, फैक्ट्स निकालेंगे। फैक्ट्स इसलिए निकालेंगे, पढ़ना तो पूरी एनसीईआरटी आप खुद पढ़ ही लेंगे, आप पूरी एनसीईआरटी खुद पढ़ लेंगे, साथ मैपिंग भी कर लेंगे। अब जो हम यहां टॉपिक से फैक्ट निकालेंगे, आप इस वीडियो से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ऐसा 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 हम पढ़ते हुए निकल गए, लेकिन क्या होता है, वीडियो सुनने से भी हम ज्यादा अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाते हैं और लिंक कर पाते हैं एक दूसरे से चीजें। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। तो इसका जो हम पहला जो इसका टॉपिक पढ़ेंगे, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों जाते थे। तो दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में आता है कि आरंभिक जो मानव थे आखिर वे इधर क्यों जाते थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ती थी उन्हें कि जो उन्हें इधर से उधर घूमना पड़ता था। दूसरे की हम बात करेंगे टॉपिक की, वह रहने की जगह निर्धारित करना। भाई, अगर वो निर्धारित कैसे करते थे जगह की रहना, और उनके ऐसी जगह अनुकूल कैसे होती थी, मतलब वो कैसे पता लगा पाते थे कि भाई ये जगह हमारे लिए अनुकूल है, और उस जगह वो जाकर उस जगह का निर्धारित करते थे। तीसरी चीज है कि आग की खोज। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है ना, वो आग की खोज। ये आग की खोज आप किसी भी प्रीलिम्स में उठा के देख लो, या मेंस के एग्जाम में उठा के देख लो, या किसी भी मतलब कांस्टेबल, पटवारी, किसी भी एग्जाम में आप देख लो, आग की खोज बहुत ही ये आग की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चौथा है वो नाम और तिथियां। हम नाम और तिथियों के बारे में जानेंगे कि भाई किस टाइम से वहां पे नाम और तिथियां के महत्व थी उस टाइम। ये भी देखेंगे कि बदलती जलवायु से क्या असर पड़ रहा था आदि मानव पर, दूसरा वहां की फसलों पर, पेड़ पौधों पर और शिकारियों पर और वहां के जानवरों पर। और बात करेंगे हम खेती और पशुपालन की शुरुआत की। दोस्तों, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरंभिक जो कृषक थे, पशुपालक के बारे में किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक नवीन जीवन शैली किस प्रकार की थी, किस तरह एक जीवन शैली बढ़ती जा रही थी आगे। हम ये भी बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। हम मेहरगढ़ की बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ है, और उस पर हम जीवन मृत्यु की बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, आज के संदर्भ में हम देखें तो आज भी लोग इधर से उधर जाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि कोई अपनी आजीविका के लिए, कोई अपने प्राकृतिक आपदा के लिए, ठीक है, जो जिस सबकी अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, ऐसी उसी टाइम पे उनकी भी रिक्वायरमेंट थी कि भाई इधर उधर जो क्यों घूमते थे, वो इसलिए घूमते थे कि उनकी आजीविका के लिए, प्राकृतिक आपदा के कारण, संग्राहक और शिकारी, ठीक है, और जानवरों के पीछे, या पानी की खोज में, और मौसमी भोजन के कारण। ये सब कारण दिए गए हैं। अब इन कारणों पे हम बात करेंगे कि भाई जो ये लोग घूमते थे वो मेन था आजीविका। दोस्तों, जो आदि मानव थे उस टाइम पे, जो शिकारी थे, ठीक है, सबसे बड़ा आकेटक जो संग्राहक थे, वो उनका जो मुख्य भोजन था, उनका जिसपे वो जिंदा थे, वो थे जंगलों के फल, कंदमूल और जंगली पौधे थे कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि भाई वो शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके। तो दो चीज पे निर्भर थे, जानवरों का शिकार और जंगलों पर, जिसमें फल फूल वगैरह है ना, पत्ते वगैरह, तो उस पर वो लोग निर्भर थे। तो उस आजीविका के चक्कर में उनकी मेन आजीविका उस समय वही थी, ठीक है। तो इधर से उधर उसी के कारण घूमा करते थे। दूसरा था प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा के कारण, जब आज के संदर्भ में हम देखें तो जैसे भाई कहीं भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो लोग या कहीं बाढ़ आती है, नर्मदा जी के किनारे रहते हैं, कोई गंगा के किनारे, यमुना जी के किनारे रहता है, तो वो अपना वहां से मूव ऑन हो जाता है कि भाई हर साल यहाँ बाढ़ आ जाती है बारिश होने के बाद। तो लोग उसी तरह उस टाइम भी लोग प्राकृतिक आपदा के कारण वहां से मूव ऑन हो जाते थे, मतलब इधर उधर घूमने निकल जाते, दूसरी जगह चले जाते थे। संग्राहक और शिकारी।
क्योंकि जंगलों में जिसको ज्ञान था कि भाई अच्छे से अच्छे जो मतलब जो फल फ्रूट और भी जो उनके खाने वाले जो उत्पाद थे उनको जाना, उनको संग्रह करना, ठीक है। और शिकारी जो लोग थे, जो अच्छे जानवर मतलब जानवर को पीछे जाना, शिकार करना, मतलब शिकार करने के चक्कर में ये लोग जैसे कि जानवरों के पीछे इधर से उधर जाया करते थे। कई बार होता क्या था कि जैसे कि गर्मी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, जानवर या गर्मी का मौसम है तो खेती मतलब जो फसलें वगैरह हर नहीं है, सब सूख गया है, तो जानवर लोग दूसरी जगह चले जाते थे, तो उनके पीछे पीछे शिकारी भी उनका शिकार करने के लिए चले जाते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं रुकने, मतलब एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रुकने का कारण एक ये भी था कि मौसम के कारण जो बदलती जलवायु थी उस टाइम, है ना, सूखा पड़ जाना, कहीं बारिश हो जाना, तो जैसे जैसे कि जहां पे मतलब जलवायु अच्छी थी, है ना, तो कि वहां पे जो से मतलब कि जानवर जो थे वहां से मूव ऑन हो जाते थे दूसरी जगह के लिए, तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। जैसे भाई कहीं झरना है, कहीं नदियां हैं, तालाब है, उधर जानवर ज्यादा जाया करते हैं को पानी पीने के लिए, उसी के साथ साथ ये शिकारी भी चले जाते थे, क्योंकि भाई ये भी पानी पर निर्भर है, खाने पर निर्भर है। पानी की खोज में जैसे कि भाई बदलती जलवायु के कारण सूखा पड़ जाना, है ना, तो ऐसे पानी कहाँ होगा, झरना मतलब कई झरने ऐसे होते हैं, कहीं जंगलों में झरने होते हैं, है ना, कुंड होता है, तालाब होता है, नदियां होती हैं जो सूखती नहीं है, वो कई जगह पे वो सूख जाया करती हैं। तो ऐसी जगह को ढूंढ की खोज में, पानी की खोज में चले जाया करते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो शिकारी हो, खोज में। दोस्तों मौसमी वजह की खोज में कई बार बदलती जलवायु के कारण जैसे गर्मी आती है तो कई बार सूखा पड़ जाता है, फसलें नहीं होती है, तो दूसरी जगह आदमी वहां पे ढूंढते ढूंढते उसकी खोज में निकल जाया करता था। दोस्तों जो पुरातत्वविद हैं उनको जो उपकरण मिले थे वो मिले हैं पत्थर, लकड़ी, हड्डी के उपकरण, जिसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता था। जिस तरह जैसे यहां पे है शिकार करना, छाल उतारने में, और मिट्टी को काटना, मिट्टी खोदने में। दोस्तों शिकार करने में जो पत्थर और लकड़ी और हड्डी के जो उपकरण थे बड़े नुकीले हुआ करते थे इनके, तो इनको शिकार करने में काफी उनको फायदा मिलता था, और जो मेन शिकार जो हुआ करता था वो इनके पत्थर, लकड़ी और हड्डी के उपकरण से ही हुआ करता था, जो कि कई प्रकार के एक आधुनिक उस टाइम पे मतलब तरीके से उन्होंने बनाया करते थे, जो कि बहुत ही नुकीले होते थे। दूसरा था छाल उतारने में। ये हम देखते हैं कि जो जंगल में जाया करते थे वो जंगल पर निर्भर करते थे, जैसे फल फूल और पेड़ों की जो छाल होती है उनको उतारने में इनका बहुत ही उपयोग होता था। तीसरा था मीट काटने में। दोस्तों इनके जो नुकीले हथियार थे वो जानवर को शिकार करने के बाद मीट काटने में काफी ज्यादा इनका उपयोग किया जाता था। मिट्टी खोदने में क्या होता है, कई बार उनको मिट्टी खोदना पड़ता था, ठीक है। तो मिट्टी खोदने में जैसे ये खेती की तरफ जाते रहे, है ना, तो उस टाइम पे इनको मिट्टी खोदने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगा इनका जो उपकरण थे। अब हम देखते हैं कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए भी इन उपकरणों का उपयोग किया जाता था। हमने देखा कि जैसे मिट्टी खोदने का जो काम था वो इंसान के खाने की योग्य जो जड़ें होती थी, जो इनको उपयोगी जड़ें होती थी, उनको खोदने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल, अब यहां पे हम बात देखो, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। मतलब हम देखते हैं कि जो पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे हड्डी हो, जिस प्रकार आज के टाइम पे हम सुई का उपयोग करते हैं किसी कपड़े को सिलने के लिए, तो उस समय वो लोग इन हड्डी या लकड़ी या पत्थर की इस टाइप के उपकरण बनाया करते थे, क्योंकि यहां पे इन्होंने वस्त्र सिलने के लिए यहां पे बात कही है। दोस्तों अब हमें क्या मिलता है इस जानकारी से? तो हमें पुरातत्वविदों के अनुसार जो मिले उपकरण है वो क्या थे? पत्थर थे, लकड़ी थे, हड्डी के उपकरण से। इनका जो हथियार थे, औजार थे, वो किससे बनाए गए थे? पत्थर, लकड़ी और हड्डी। ये तीन चीज आप याद रखना। शिकार करने में इनका यूज क्या होता था? शिकार करने में, पेड़ की छाल उतारने में, मीट काटने में और मिट्टी खोदने में। इंसान के खाने योग्य जो जड़ होती थी उसकी खुदाई के लिए इन्होंने हथियार बनाए हुए थे। जानवरों की जो खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इन्होंने उपकरण बनाए हुए थे। तो ये चीज हमें किससे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी से। दोस्तों हम बात करेंगे कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक अपने रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहां आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक इन पुरास्थलों में रहते थे, जैसे कि कुछ नदियों के और झरनों के किनारे रहते थे, कुछ गुफाओं में रहते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक इन जगहों पर रहते थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे
जो जगह के निर्धारित करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जहां अच्छे किस्म के पत्थर होते थे, मतलब पत्थर वगैरह होते थे, अच्छी गुफाएं होती थी, वहां की जगह निर्धारित करके वहां रहते थे। जैसे कि उद्योग स्थल, मतलब जहां हथियार बनते थे, मतलब जहां अच्छे किस्म के पत्थर हो, बढ़िया है ना, जिससे उनके औजार बन सके, तो वो ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहां पर अच्छे किस्म के हथियार बन सके। दूसरा हम देखते हैं पॉइंट, आवासीय स्थल। आवासीय स्थल में देखते हैं जहां वो रहते थे, मतलब जिस प्रकार कहीं गुफा मिल जाए, है ना, कहीं गुफा होती, चाहे वो मिट्टी की गुफा हो चाहे वो पत्थर की गुफा हो, तो जहां उनको, मतलब जहां इधर से उधर जहां घूमा करते थे, जहां जाया करते थे, जहां उनको गुफाएं मिल जाए तो वहीं अपना आवासीय स्थल बना लिया करते थे। ऐसे वो अपना मतलब जगह निर्धारण करते थे। तीसरा है पानी, पत्थर और गुफा। जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो, बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकता, तो वो हमेशा अनुकूल जगह है जहां पानी उसको मिल जाए, तो वहां सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेंगे। वन्य जीव हो चाहे इंसान, मतलब हर कोई भी इंसान हो, वो हमेशा नदी किनारे पानी, जहां पानी की व्यवस्था होगी वहीं वहीं वो रहने योग्य अपनी गुफा या अपना घर कहीं भी बना सकता है, वहीं बनाएगा। दूसरा है पत्थर। पत्थर में उनको अच्छे किस्म के औजार मिल जाते थे, गुफाएं मिल जाती थी, है ना, रहने के लिए। वो जो पत्थरों की गुफाएं होती थी वो एक्चुअली होता क्या था, उनको बारिश से बचाती थी और उससे तेज धूप से बचाती थी, तेज ठंड से बचाती थी। तो इसलिए वो पत्थर वाली, आप देखेंगे कि कई जगह जो शैल चित्र पाए गए हैं, बड़े बड़े जो प्रस्थल है, जैसे कि हम बात करें भीमबेटका, हंसी गुफा, कोनल गुफा, ये सब पहाड़ियों पर है। और पहाड़ियों पर वो इसलिए रहना पसंद करते थे क्योंकि वहां पर जो पेड़ वगैरह होते थे, जानवरों भी मिल जाते थे, और सबसे बड़ी उनका जो मेन कारण पहाड़ी पर रहने का था वो था गुफा होने के कारण, जो कि बारिश के साथ साथ तेज धूप के साथ साथ क्या होता था, ठंड और जानवरों से उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता था। हम बात करते हैं नदी और झीलों की, तो दोस्तों वो सही बात है कि आखेटक खाद्य संग्राहक नदी और झीलों के पास ज्यादा पाए जाते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे, आप एनसीईआरटी की बुक में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे नर्मदा किनारे आखेटक खाद्य संग्राहक पाए जाते थे, वहां रहते थे, क्योंकि वहां पे उनके लिए खेती के संदर्भ में देखें या कोई फसल के संदर्भ में या फिर रहने के संदर्भ पानी के हिसाब से, क्योंकि वहां पे जहां नदी और झील है वहां जानवर भी आएंगे, और जानवर आएंगे तो वो उनका शिकार करेंगे, या फिर जंगल है, जंगल में औषधि फल वगैरह या जड़ वगैरह, कंदमूल जो उनके मतलब खाने की योग्य होती थी, तो ऐसी जगह जाना ज्यादा उचित समझते थे। हम बात करेंगे किसकी, तो रहने की जगह निर्धारित करना, तो आप समझ चुके होंगे जहां उनके मतलब उनके हिसाब से सूट करती थी जगह, जैसे पत्थर, पानी, गुफा, है ना, जहां नदियां और झील मिल जाए, जहां उनको अच्छे किस्म के पत्थर मिल जाए, जहां हथियार बनाने योग्य, है ना, जहां गुफा मिल जाए, वहां जहां रहने योग्य, वो ऐसी जगह अपने मतलब रहने योग्य निर्धारित कर लेते थे। हम बात करेंगे शैल चित्रकला और इनमें हमें क्या पता चलता है। दोस्तों, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। क्या हमें मिलता है, यहाँ पे कुछ गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ दीवारों पर शिकार किए हुए चित्र मिले हैं, शिकार किए हुए। अधिकतर आप गुफाओं में, आप जब भी आप जाएंगे भीमबेटका ऐसी जगह, तो आपको सबसे ज्यादा शैल चित्र मिलेंगे शिकार करते हुए। उसी प्रकार इनमें कुछ सुंदर उदाहरण है। कहां पे है कुछ सुंदर उदाहरण? मध्य प्रदेश। कहां पे मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा मिलेगा कहां? दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। आप, आई होप आप में से कोई जो मध्य प्रदेश से हो, जो उत्तर प्रदेश से हो, वो अच्छे से कमेंट बॉक्स में बता पाएगा उस चीज के बारे में। अब हम देखते हैं कि जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी शैल चित्र देखेंगे किसी गुफा में जाके, तो आपको उधर वहां पर सजीव चित्रण बहुत प्यारा दिखाया जाएगा, मतलब शिकार करते हुए। तो आपको बहुत ही सजीव चित्रण दिखाया जाएगा। और आपको जब हम लोग तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमें ऐसी जगह जरूर घूमना चाहिए जहां पे हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हों। तो अब जो भी लोग आपके आसपास या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में जहां भी आपके आसपास की जगह हो, आप लोग वहां से हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कि आपके यहाँ कौन सी जगह है और आपको वहां पर जाकर कैसा लगा और क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो हमें इनमें हमें ये सीखने को मिला कि रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है,
हमने निर्धारित उनका हमने देखा कि कैसे वो निर्धारित किया करते थे, मतलब जगह को देखकर उनका निर्धारण होता था। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सेल चित्रकला। इनमें हमें क्या पता चलता है, तो हमें इनमें पता चलता है कि गुफाओं और दीवारों पर सेल चित्र मिले हैं, है ना, जैसे कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, अच्छा सजीव चित्रण किया गया कुशलता से। दोस्तों हम बात करेंगे कि आग की खोज के बारे में। तो आग की खोज के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स निकलते हैं जो कि मनुष्य द्वारा की गई खोजों में से एक आग थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मनुष्य के द्वारा की गई खोजों में से एक आग थी। आग की खोज सर्वप्रथम कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में हुई थी। आग की गुफा सर्वप्रथम किसमें हुई थी? कुरनूल गुफा। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में जब मैप देखोगे तो उसमें दिया होगा कुरनूल गुफा, वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों क्योंकि यहां पर आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा में जो अवशेष मिले थे सब वो राख के मिले थे। किसके मिले थे? राख के। तो राख के जो अवशेष मिले थे तो इसकी खोज जो सर्वप्रथम हुई राख से, वो हुई आग की। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा सकता था। किस तरह किया जा सकता था? हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिस तरह प्रकाश के लिए हम देख सकते हैं कि उजाला, मतलब रात के अंधेरे में एक उजाले के लिए हमें उनको प्रकाश की जरूरत पड़ती होगी, तो इसलिए वो आग का इस्तेमाल उन्होंने सीख गए। दूसरा था मांस भूनने के लिए। ठीक है, जब वो लोग मांस का शिकार करते थे तो कच्चा होता था, तो मांस भूनना सीख गए जब आग की खोज हुई। तो तीसरा था उनके लिए जानवरों को डराने के लिए, क्योंकि जंगली जानवर जो ये लोग जंगल में हुआ करते थे, जंगल में रहते थे, तो जंगली जानवरों के डर के कारण उनको आग का जो इस्तेमाल था वो जानवरों को डराने के लिए भी होने लगा। तो हमें क्या क्या मिलता है आग की खोज से? क्या क्या हुआ मिला? हमें मनुष्य द्वारा की गई खोजों में से एक खोज जो क्या थी? आग थी। आग की खोज सर्वप्रथम कहां हुई थी? कुरनूल गुफा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से कि आग की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? कुरनूल गुफा। और कुरनूल गुफा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आप ये भी बिल्कुल मत भूलना कि कोई से भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन तो 100% पक्का होता है कि आग की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई थी। तो वो कहां पर हुई थी? कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश में। आग का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा सकता था। कैसा? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और जानवरों को डराने के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे नाम और तिथियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं नाम और तिथियों के बारे में। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे कि आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। किसको कहते हैं? आरंभिक काल को। यह फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। हम आरंभिक काल को, इसमें क्या नाम दिया गया है? पुरा पाषाण काल। दोस्तों नाम और तिथियों में दूसरा फैक्ट हमें मिलता है कि पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12 साल पहले के दौरान का माना गया है। कब का माना गया है? पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना गया है। तो आपको अब ये याद रहेगा, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना गया है। दोस्तों इस काल को, किसको? इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे किया गया है? आरंभिक काल, ठीक है, आरंभिक पाषाण युग काल का माना गया है, फिर दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरा पाषाण युग। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कहानी पूरी यही की है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग की। ठीक है, हमें चौथा पॉइंट देखने को मिलता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, कितनी दोस्तों? लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो मतलब हमें यह जानने को मिलता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी है। अब हमें अगला फैक्ट मिलता है कि जिस काल में हमें क्या मिलता है दोस्तों? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, क्या दोस्तों? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ, क्या दोस्तों? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहा जाता है? हमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट मिल गया दोस्तों। क्या मिला है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, आपको याद रखना है, कुछ याद मत रखना, पर्यावरणीय बदलाव। आपको कब? नाम और तिथि, आकीटक खाद्य संग्रह के भोजन में अगर इनसे जुड़े मतलब क्वेश्चन में अगर पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। हमें इस चैप्टर में से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आखिर किस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है। तो वो कौन सा मिलता है? उसमें ऑप्शन दे सकता है मेसोलिथ, या तो फिर दे सकता है मध्य पाषाण युग। तो आपको क्या करके आना है?
मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में। इसमें पर्यावरणीय बदलाव किसमें मिलता है देखने को हमें? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में मिलता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले, मतलब कब? इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। कब तक माना गया है? इसका समय लगभग कब का माना गया है? मध्य पाषाण युग का 12,000 साल पहले से लेकर 14,000 साल पहले तक का माना गया है। दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि इस काल के, दोस्तों अगला फैक्ट हमें देखने को मिलता है कि इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे। क्या थे दोस्तों? इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे। कितने? बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल कहा जाता है। अब दोस्तों इस पे से सिंपल सा एक क्वेश्चन बन सकता है, हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा काल है, पाषाण काल है जिसमें औजार बहुत छोटे देखने को मिलते हैं? तो कौन सा है वो है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल। कौन सा है? माइक्रोलिथ, छोटे, मतलब हमें देख क्वेश्चन, आप ये फैक्ट याद रखना, ऐसे याद रखना, बहुत छोटे औजार मतलब माइक्रोलिथ या तो लघु पाषाण का अलग ही आपको समझ में आ रहा होगा। लघु पाषाण यानी कि बहुत छोटे औजार देखने को मिलते हैं इस काल में। फिर हमें अगला फैक्ट मिलता है, प्राय इन औजारों में लकड़ियों एवं हड्डियों, किसके? प्राय इन औजारों में लकड़ियों एवं हड्डियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। प्राय इन औजारों में, लकड़ियों में क्या होता है दोस्तों? जो लकड़ी के औजार होते हैं, जो पीछे उसका जो मुठिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो काय के बनते थे? काय के? इसमें हंसिया और आरी जैसे औजारों में मुठिया लगा इनको मिला। किसमें मिला? प्राय इन औजारों में लकड़ियों एवं हड्डियों के, इसमें किसमें? लकड़ियों और हड्डियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार देखने को मिले। मतलब दोस्तों जो आज के आप टाइम भी देखते हो कि जो आरी होती है तो उसमें जो पीछे लकड़ी का मुठिया बना होता है, उसी प्रकार उसी समय हमको लकड़ी के मुठिया देखने को मिलते हैं। किसमें? हंसिया के और औजार में देखने को मिलते हैं। किसके मिलते हैं? लकड़ी और हड्डियों के मुट्ठे हमें आरी और औजारों में देखने को मिलते हैं। हमें साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। कब? साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगला फैक्ट हमें देखने को मिलता है कि अगले युग की शुरुआत कब की? अगले युग की शुरुआत लगभग कब से? 10,000 साल पहले से होती है। इसे क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवपाषाण युग उसे कहा जाता है जो लगभग 10,000 साल पहले से होती है। क्या होती है? अगले युग की शुरुआत। किसकी शुरुआत होती है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों हमें इस टॉपिक में क्या नाम और तिथियों में क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि आरंभिक काल पुरा पाषाण कहते हैं और आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमें मिलता है पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का है। तीसरा पॉइंट हमें मिलता है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया, वो था आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। मतलब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार इसमें से बन सकता है कि सबसे छोटे जो औजार थे किस पाषाण काल के थे? तो वो थे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल के। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ औजारों एवं औजारों में लकड़ियों और हड्डियों के जो मुट्ठे बनाए जाते थे वो किसमें बनाए जा रहे थे? हंसिया और आरी जैसे औजारों में बनाए जा रहे थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। और अगले नए युग की शुरुआत जो होती है 10,000 पहले से, उसे क्या कहा गया है? नवपाषाण युग कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? नवपाषाण युग कहा गया है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों हम जानेंगे बदलती जलवायु के कारण क्या क्या बदलाव हुए। बदलती जलवायु के कारण जो घास के मैदान था अब आखिरकार संग्राहक लोग घास की ओर जाने लगे हैं और वो अपने मत्स्य, अपने जो मवेशी थे, जो जानवर थे, जो घास पर निर्धारित जानवर लोग थे, उनको वो ले जाकर वहां पर स्थायी रूप से बसने लगे हैं। ठीक है।
तो अब हम बात देखेंगे इसमें क्या क्या फैक्ट निकलता है। इसमें निकलता है हमें लगभग 12,000 वर्ष पूर्व विश्व के तापमान में वृद्धि होने लगी थी। क्या होने लगी थी? 12,000 वर्ष पूर्व विश्व के तापमान में वृद्धि होने लगी थी। सेकंड हमें निकलता है इसमें, इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ। क्या हो गया दोस्तों? इसमें घास के मैदानों का विकास हुआ। किसमें हुआ? बदलती जलवायु के कारण घास के मैदानों का विकास हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि हिरण, मृग, बकरी और भेड़ और मवेशी यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवर अब की संख्या में वृद्धि हो गई है। क्या हो गई दोस्तों? इससे हिरण, मृग, बकरी और भेड़, मवेशी यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हो गई है। लोग अब खुद इन जानवरों को चराने पालने के बारे में सोचने लगे हैं। अब इसमें क्या हो गया? मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, बदलती जलवायु में हमें क्या इंपॉर्टेंट हमें दिखता है? हमें 3-4 चीजें दिखती हैं। हमें दिखती है कि 12,000 वर्ष पूर्व इसमें क्या होता है? तापमान में वृद्धि होने लगती है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि घास के मैदानों का विकास हो जाता है। तीसरा हमें मिलता है कि जितने भी जानवर थे, चाहे वो भेड़, बकरी, ये लोग थे जो घास पर जो निर्धारित थे, इनका जो भोजन घास था और जो इन पर निर्धारित थे, तो वो भी उस ओर जाने लगे हैं। और आखिर तक संग्राहक जो इनको पाल के रखा था वो भी इनको साथ लेकर जाने लगे हैं। और अब क्या होने लगा? जो आर्किटेक्ट संग्राहक थे वो खुद अब सोचने लगे हैं कि क्या सोचने लगे हैं? वो ये सोचने लगे हैं कि हम अपने जानवरों को चराने और पालने के बारे में सोचने लगे हैं कि हम घास के मैदानों में अपने जानवरों के साथ वहां पर जाएंगे और वहां पे अच्छा मतलब मैदानी जो क्षेत्र है उस वहां पे जाकर हम स्टेबल हो जाएंगे। मत्स्य पालन भी अब इसमें महत्वपूर्ण हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? मत्स्य पालन भी इसमें महत्वपूर्ण हो गया है। हम बात करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में। इसमें हमें पहला फैक्ट मिलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी? यहां पे गेहूं और चावल सहित कई अनाज वाली घास, इस पे ध्यान देना आप। गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाई जाती थी। तो अब ये लोग यहां पर फसल उगाना भी यहां पे सीख गए थे। ठीक है, फिर ऐसे ही लोगों ने इन खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया। क्या किया? लोगों ने इन खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया और इस प्रक्रिया में सीखा। क्या सीखा इस प्रक्रिया में? कि कहां अनाज उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। दोस्तों, खेती और पशुपालन की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले गेहूं, जौ, चावल सहित कई अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाना सीख गए। दूसरी चीज, लोगों ने इन खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया। अब जब लोगों ने इन खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया तो प्रक्रिया में सीखा कि कहां अनाज उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। तीसरा फैक्ट हमें देखने को मिलता है कि लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों और पौधों का चयन करते थे। क्या करते थे? लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों और पौधों का चयन करते थे। पालतू बनाने की प्रक्रिया जो आज हम देखते हैं वो करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। जो आज हम देखते हैं कि गाय, भैंस, कुत्ते, जितने भी जानवर हैं हम लोग जो आज पालते हैं, सभी लोग पालते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 12,000 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 12,000 साल पहले। पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अगला फैक्ट हमें मिलता है, सभी पौधे और पशु उत्पाद जो आज हम खाते हैं, क्या खाते हैं? जो आज हम खाते हैं वो क्या है? पालतू बनाने का परिणाम है। क्या है वो? पालतू बनाने का परिणाम है। जो आज हम जितने भी ये कहना चाह रहा है कि सभी पौधे और पशु उत्पाद जो आज हम खाते हैं वो पालतू बनाने का परिणाम है। दोस्तों, खेती और पशुपालन की शुरुआत से हमें जितने भी खेती और पशुपालन की शुरुआत से हमें जितने भी हमें फैक्ट मिले हैं, क्या क्या फैक्ट मिले हैं? गेहूं और जौ, चावल सहित अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाई जाती थी। दूसरा हमें मिलता है खाद्य पदार्थों से इन लोगों ने क्या सीखा? खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके इन्होंने सीखा कि अनाज कैसे उगते हैं और उसे कब पककर तैयार करते थे। ठीक है, कब पककर तैयार होते हैं। और तीसरा फैक्ट ये मिलता है कि पालतू जानवरों और पौधों का चयन करते हैं। फिर पालतू लाने की प्रक्रिया करीब 12,000 पहले जो शुरू हुई थी। मतलब जो आज हम पालतू जानवरों पौधों का चयन जो करते हैं वो पालतू लाने की भी ये प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का पहली जंगली पूर्वज था और सभी पौधे और पशु उत्पाद जो आज हम खाते हैं वह पालतू लाने का परिणाम है।
दोस्तों अब बात करेंगे आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के बसने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों हमें बसने की प्रक्रिया में हमें पहला फैक्ट मिलता है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। किसको दिया गया? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। सेकंड फैक्ट हमें मिलता है, अपनाए गए पौधे तथा जानवर, क्या अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। क्या है दोस्तों? अपनाए गए पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। फिर से एक बार समझिए, अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। क्या करते हैं? खुद से चयन करते हैं। तीसरा फैक्ट हमें मिलता है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, मतलब जो खूंखार नहीं होते हैं, जो जंगली जानवरों की तरह नहीं होते हैं। तो उन्हीं जानवरों का आप देख सकते हैं कि कितने समझदार थे, मतलब उसी टाइम उन्होंने, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि जो जानवर अहिंसक नहीं होते थे उनको वो पालतू बनाना सीख गए, पालतू जानवर बनाना सीख गए और उनके प्रजनन के लिए उन्हीं जानवरों को चुना जाने लगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पाले गए जानवर, किसको? पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। कैसे होते गए? पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। किस तरह ये मतलब एक पहचान बनाने लगे उन लोगों की, जंगली जानवरों से भिन्न करके देखने लगे किसको? पालतू जानवरों को। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, मतलब ये एक प्रकार की पहचान करने लगे पालतू और जंगली जानवरों में। दोस्तों हमें बसने की प्रक्रिया में क्या क्या फैक्ट देखने को मिलते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। पौधे अपनाए गए जो पौधे तथा जानवर हैं अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इन्होंने डिफरेंस निकाला, यहाँ पे क्या निकाला है? पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। कौन से पौधे भिन्न होते हैं? अपनाए गए, मतलब पालतू पौधे, जानवर। इसकी वजह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। प्रजनन के लिए किसे चुना जाने लगा है? आमतौर पर अहिंसक जानवरों को चुना जाने लगा है। पाले गए जानवर कृषि के लिए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये सब डिफरेंस हमें बसने की प्रक्रिया में देखने को मिला दोस्तों। और आई होप आपको ये बसने की प्रक्रिया समझ में आया होगा कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किस तरह से बसने की प्रक्रिया को एक प्रकार से भिन्न करके, मतलब दो जानवरों के बीच में, पालतू और जंगली जानवरों के बीच में एक पहचान करने लगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक नवीन जीवन शैली की। एक नवीन जीवन शैली जो कि किस रूप में थी? वो बीज के रूप में थी, वो उपहार के रूप में थी, वो भंडारण के रूप में थी, वो खाद्य के रूप में थी। एक जो नवी जीवन शैली जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बीज के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में और खाद्य के रूप में। तो चलिए जानते हैं हम पहला फैक्ट हमारा क्या है। पौधों को उगाने में समय लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पौधों को उगाने में समय लगता है। इसलिए जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो उन्हें एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पड़ा। दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिए कि पौधों को उगाने में समय लगता है, इसलिए जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पड़ा। तो मतलब धीरे धीरे वो एक स्थान पर ज्यादा समय तक रहना सीख गए। किस कारणवश वो सीखे? इसलिए कि खेती के चक्कर में।
क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने फसलों की शुरुआत की उगाना, तो फसलें बड़े होने में, उन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी में 3 महीने, किसी में 5 महीने, किसी में साल भर ऐसा लगता है। तो उसी के कारण ये लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पड़ा। दूसरा फैक्ट हमें मिलता है बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, क्या करने दोस्तों? पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो इसमें हमको यह मिलता है कि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ये सब उन लोगों ने सीख चुका था। कटाई के बाद तीसरा फैक्ट हमें मिलता है, कटाई के बाद अनाज का उपयोग। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बहुत संभाल कर करना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल कर करना पड़ता था। जो आज हम खेती कर रहे हैं, है ना, बीच में जो फसलें उगा रहे हैं, हम जो एक साल में 3-3 फसलें उगा रहे हैं, ये सब उस टाइम इन लोगों ने खोज लिया था। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जानवर। चलते फिरते खाद भंडार, मतलब जानवर चलते फिरते खाद भंडार। जानवर बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? जानवर बच्चे देते हैं। उनकी संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध, क्या दोस्तों? उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। वो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। क्या है दोस्तों? भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हम मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के लिए भंडारण का एक तरीका है। सबसे मेन क्या है? पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। दोस्तों वे सब अच्छे से जान चुके थे कि जानवर जो है एक चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब उनको उस टाइम समझ में आ गया था, तो आप समझिए उनको ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी देखभाल करने पर हमें कितने फायदे हैं। उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वो यही नहीं, जानवरों को हमें मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के लिए एक भंडारण का एक तरीका है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कि किस तरह इन लोगों ने किसानी, मतलब किस तरह पुरातत्वविदों ने किस तरह से इनके चरवाहों के प्रमाण मिले हैं, किसानी प्रमाण मिले हैं, अनाज के प्रमाण मिले हैं और बस्ती बसाने के प्रमाण मिले हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं पहले फैक्ट पे। पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? शुरुआती किसानों और चरवाहों के प्रमाण मिले हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वर्तमान में कश्मीर में, वो पूर्व और दक्षिण भारत में है। मतलब कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम, वर्तमान कश्मीर और पूर्व और दक्षिण भारत में है, जहां किसानों के चरवाहों के प्रमाण मिले हैं। यह साबित करने के लिए कि ये बस्तियां किसानों और चरवाहों की थी। किसकी थी? किसानों और चरवाहों की थी। दोस्तों सबसे बड़ा फैक्ट, बस्तियां किसकी थी? किसानों और चरवाहों की थी। वैज्ञानिक पौधों और जानवरों के प्रमाणों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? पौधों और जानवरों के प्रमाणों का अध्ययन करते हैं। अगला फैक्ट है, वैज्ञानिकों को इन जगहों पर जला हुआ अनाज मिला। क्या मिला? जला हुआ अनाज मिला। अनाजों को गलती से या जानबूझकर जलाया जा सकता था। साथ ही विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पाई जाती है। इन खोजों के आधार पर, किनके आधार पर? इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के, किसके? भारत उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें, पौधे और जानवर मौजूद थे। क्या दोस्तों? इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें, पौधे और जानवर मौजूद थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर, क्या दोस्तों? पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। मतलब पुरातत्वविदों ने जब खोज की तो उसमें कुछ स्थल मिले, कुछ झोपड़ियां और घरों के निशान मिले। उदाहरण के लिए बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में। अब कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है कि पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले थे, तो उदाहरण के लिए कहां मिले थे? बुर्ज होम और वर्तमान कश्मीर में।
लोगों ने गड्ढे घर बनाए थे, गड्ढे में घर बनाए थे, गड्ढे और घर बनाए थे। क्या हुआ था? बुर्ज होम में लोगों ने गड्ढे घर बनाए जिन्हें जमीन में खोदा गया था, जिन्हें जमीन में खोदा गया था और जिसमें सीढ़ियां थी। ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान किया करते थे। मतलब कि लोगों ने गड्ढे और घर बनाए थे जिन्हें जमीन में खोदा गया था और जिसमें सीढ़ियां भी थी और ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? चूल्हे मिले हैं। मतलब उस टाइम चूल्हे का भी उपयोग में इनके आने लगा था। झोपड़ियों के अंदर, किसके अंदर? झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के लिए चूल्हे मिले हैं। प्रारंभिक युग में उपकरण, कब? प्रारंभिक युग में उपकरण में अंतर के कारण जिसे हम पुरापाषाण युग, क्या बोलते हैं? पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग कहा जाता है। यानी कि प्रारंभिक युग से उपकरण में अंतर के कारण जिसे हम पुरापाषाण युग और उसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। क्या होता रहा दोस्तों? उसी तरह प्राचीन और अपना प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। दोस्तों ब्लू इंक खत्म हो गई थी, इस चक्कर में मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है। सॉरी यार, अभी अगर आपको सही दिख रहा होगा, वैसे लिखा सही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए। क्या बनाए दोस्तों? कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए। अब ब्लैक हो गया दोस्तों, सॉरी यार, वो खत्म हो गई थी, फिर जाने का मार्केट मौका नहीं मिला अभी, तो ब्लैक से मैंने सोचा कंप्लीट ही कर दें, है ना, लास्ट बचा वैसे भी। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन। क्या दोस्तों? कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। क्या मिले दोस्तों? मिट्टी के बर्तन मिले। और उन्हें क्या करते थे ये लोग? जो इन लोगों को मिट्टी के बर्तन भी मिले, उसको इन्होंने देखा कि उसको सजाया जाता था। क्या दोस्तों? उसको ये लोग सजा कर रखते थे। और कुछ बर्तनों को वो क्या करते थे? कुछ सामग्रियों को वो संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाते थे। क्या करते थे? कुछ चीजों को संग्रहित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए उपयोग में लाते थे। लोगों ने खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों लोगों ने खाना बनाने के लिए अब बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज जो अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों आज जो भी हमारे घर में जो भी अनाज या हम लोग जो मार्केट से सामान लेके आते हैं, हम उसको एकत्रित करके, इकट्ठा करके जो हम लोग डब्बे में रखते हैं, किसी चीज में रखते हैं, तो वो चीज उन लोगों ने उस टाइम करना सीख लिया। दूसरी चीज, जिस तरह से उन्होंने बताया कि बर्तन में जो विशेष रूप से चावल, गेहूं और दाल जो अनाज का आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे उस टाइम, उन्होंने खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यानी कि अब वो बर्तनों से भी परिचित हो गए थे, बर्तन बनाने से भी परिचित हो गए थे कि किस तरह से उसको बनाया जाए और उसमें किस तरह से चावल, दाल, गेहूं, हमारे जो खाने पीने की खाद्य पदार्थें हैं और सामग्री है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो सीख चुके थे। और अगला वो है कपड़ा बुनाई शुरू की। उदाहरण कपास। इन्होंने कपड़ा बुनाई के लिए अलग अलग सामग्रियों से उन्होंने कपड़ा बुनाई करना सीख गए। और उदाहरण के लिए कपास भी उस टाइम उगाया जाने लगा था और उस टाइम कपास की खेती की जाने लगी थी। दोस्तों स्थायी जीवन की ओर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार झोपड़ी के अंदर चूल्हे मिले, इन्हें बाहर पुरातत्वविदों को प्रारंभिक युग में उपकरण में अंतर पुरापाषाण और नवपाषाण युग कहा जाता है। इसमें कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए, कुछ औजारों का निर्माण प्रयोग में लगातार होता रहा। जिस तरह हड्डियों का कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले, उन्हें सजाया जाता था और संग्रहित करने के लिए भी उपयोग में किया जाता था। लोगों ने खाना बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग शुरू कर दिया और विशेष रूप से चावल, गेहूं, दाल और कपड़ा बुनाई भी शुरू हो गई अलग अलग सामग्रियों से। उदाहरण के लिए कपास की खेती। दोस्तों हम बात करेंगे अगला टॉपिक सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु। इसमें हमने जो फैक्ट निकाले हैं वो है मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल था। क्या था? मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यह बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ
में स्थित है। कहां? एक बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल था। कहां का? नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह बोलन दर्रे के पास, कौन? मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। क्या है दोस्तों? जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। शायद उन जगहों में से एक जगह लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा। दोस्तों शायद उन जगहों में से एक जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा, इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया गया। दोस्तों यहां पर पुरातत्वविदों को शायद उन जगहों में से एक जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा और इसी क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया गया। दोस्तों इसमें हमको देखने को मिला कि मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है और शायद उन जगहों में से एक जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया गया। दोस्तों अब साक्ष्य की बात करते हैं। हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। पहला है कि हिरण, सुअर, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों की हड्डी मिली है। क्या मिली है दोस्तों? हिरण, सुअर और भेड़ और बकरी जैसे जानवरों की हड्डियां मिलती है। चौकोर, सेकंड क्या है पॉइंट? चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिल गए हैं। क्या मिले हैं? चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं जिनमें 4 या अधिक, क्या दोस्तों? 4 या अधिक डिब्बे हों, जिनमें 4 या अधिक डिब्बे हों और उपयोग किसके लिए? भंडारण के लिए, मतलब सामग्री भंडारण करने के लिए। चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष के और जिनमें 4 या अधिक डिब्बे हो उसका भंडारण के उपयोग के लिए डिब्बे का यूज किया गया है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जीवन के बाद की अवधारणा। दोस्तों जीवन के बाद की अवधारणा में भी यहां पे एक इंटरेस्टिंग मिलता है कि मेहरगढ़ में बकरियों जैसे प्रसाद के साथ दफन स्थल पाए गए हैं। कहां पाए गए हैं दफन स्थल? मेहरगढ़ में बकरियों के साथ जैसे प्रसाद के साथ दफन स्थल पाए गए हैं। दोस्तों हमें साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो गए हैं। हिरण, सुअर, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों की हड्डियां भी मिल जाती है। चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष जिनमें 4 या 5 डब्बे होते हैं, जिनमें भंडारण के लिए, ठीक है, सामग्री भंडारण के लिए, और जीवन के बाद की अवधारणा जिसमें कि मेहरगढ़ में बकरियों के दफन स्थल, बकरियां भी के अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको भी अच्छे समझ में आया होगा और शायद मुझसे जो भी गलती हुई हो कृपया करके मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा भी ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो और आगे भी हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो आगे जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन अपलोड किया जाएगा उसे पढ़ा के, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और अभी तो ये दूसरी वीडियो है, तो अभी स्टार्टिंग है और कोई भी भूल चूक या गलती हो मुझे माफ करना। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।